चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B of identical size have charges QA and QB. A third sphere C of same size but uncharged is brought in contact with A, then with B and finally removed. What are the new charges on A and B? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। अब देखिए ज़रा, एक स्फीयर हमने ले लिया A, दूसरा स्फीयर हमने ले लिया B। यहाँ पर हमको दो स्फीयर दिए हैं A और B। पहले के ऊपर चार्ज है QA, दूसरे के ऊपर चार्ज है QB और दोनों का आइडेंटिकल साइज है। आइडेंटिकल साइज है इसका मतलब ये है कि दोनों की रेडियस बराबर है, ठीक है ना। चार्जेस की वैल्यू दोनों में अलग अलग दिया हुआ है लेकिन साइज आइडेंटिकल है, ठीक है। चार्जेस हो गए QA और QB दोनों के ऊपर। थर्ड स्फीयर C ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, तीसरा स्फीयर हमने ले लिया C, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। अब साइज इसका सेम है, आइडेंटिकल साइज है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज 0 है, ठीक है, इट इज अनचार्ज। इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A देन विद B। अब सुनिए ज़रा, एक स्फीयर हो गया A, दूसरा स्फीयर हो गया B, दोनों के ऊपर चार्जेस हो गए QA और QB रिस्पेक्टिवली। अब C जो है वो भी सेम साइज का है, इसका मतलब ये तीनों स्फीयर सेम साइज के हो गए। अब C का जो चार्ज है वो 0 है। C को पहले A के साथ टच कराया। अब सुनिए ज़रा, A के ऊपर चार्ज कितना था QA, C के ऊपर चार्ज कितना था 0, ये हो गया C और ये हो गया A स्फीयर, ठीक है। नाउ अब दोनों को जब आप प्लस करोगे ना तो टोटल हो जाएगा QA प्लस 0 और फाइनली उसका हाफ कर दो तो ये बन जाएगा QA डिवाइडेड बाई 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि दो बॉडीज़, जब दो आइडेंटिकल बॉडीज़ को आप टच कराते हो तो जो टोटल चार्ज होता है वो हो जाता है दोनों का सम। मीन्स पहले वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है, दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है, दोनों को प्लस कर दो, वो हो गया टोटल। लेकिन जब दोनों को सेपरेट करोगे ना, टच कराने के बाद जब दोनों को सेपरेट करोगे तो दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो आधा आधा हो जाएगा। तो QA के ऊपर चार्ज था, सॉरी A के ऊपर चार्ज था QA, C के ऊपर चार्ज था 0, दोनों को हमने प्लस किया। पहले जब C को A के साथ टच कराया तो टोटल चार्ज हमारा हो गया QA प्लस 0। अब जब C को टच कराने के बाद हटा दिया आपने तो आधा चार्ज C के ऊपर आ गया, आधा चार्ज A के ऊपर आ गया। तो अब कंडीशन हमारी क्या बन गई है? कंडीशन हमारी ये बन गई है QA/2, यहाँ है QB और यहाँ हो गया QA/2। ये कौन सा स्फीयर है A, ये कौन सा स्फीयर है B, ये कौन सा स्फीयर है C। पहले ये वाला केस अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये गिवन कंडीशन के हिसाब से है, ये दोनों अलग अलग रखे हैं, ये भी अलग से रखा हुआ है। ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हो इसमें A C को A के साथ टच कराने के बाद हटा चुके हैं हम, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। अब क्या कंडीशन आनी है कि C को B के साथ टच कराना है। जब C को B के साथ टच कराओगे तो C के ऊपर चार्ज कितना है? C के ऊपर चार्ज है QA/2, B के ऊपर चार्ज कितना है QB, ये हो गया टोटल चार्ज। अब C को जब B के साथ टच कराओगे उसके बाद उसको हटा दोगे तो टोटल चार्ज दोनों के ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज होगा वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ हो गया QA/2 प्लस QB और फाइनली उसका हाफ, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। कैसे लिखा है? ये है टोटल चार्ज और उसके ये टोटल चार्ज का मतलब C को B के साथ आपने टच करा के रखा हुआ है और C को B के साथ टच कराने के बाद आपने जब हटाया तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब C के ऊपर जो टोटल चार्ज हो गया वो कितना हो गया वो सर समझिए। C के ऊपर टोटल चार्ज हो गया QA/2। QA/2 का मतलब यहाँ पे है QA का जो टोटल QA की वैल्यू है उसका हाफ, ठीक है। A/2 नहीं है, ये लिखने का एक तरीका है इस तरीके से। नाउ QA/2 ये A के ऊपर चार्ज है, B के ऊपर चार्ज हमारा हो गया QA/2 प्लस QB होल डिवाइडेड बाय 2 और C के ऊपर जो टोटल चार्ज हो गया वो भी यही हो गया QA/2 प्लस QB होल डिवाइडेड बाय 2। Now this is the new value of charge on A, this is the new value of charge on B, this is the new value of charge on C। फिर से मैं आपको एक चीज़ दोहराने लगा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमको गिवन था कि एक स्फीयर है A, दूसरा स्फीयर है B और तीसरा स्फीयर है C, तीनों का साइज आइडेंटिकल है। अब आप एक चीज़ और समझो, आइडेंटिकल साइज वाली जो बॉडीज़ होती हैं ना, उनको जब आपस में टच कराते हो और उनको फिर हटा लेते हो टच कराने के बाद तो चार्जेस आधे आधे हो जाते हैं। ये है आइडेंटिकल नेचर, आइडेंटिकल साइज होने का एक इफेक्ट। अगर ये दोनों बॉडीज़ का साइज आइडेंटिकल नहीं होता तो कभी भी हम हाफ हाफ चार्ज नहीं दे सकते।
क्वेश्चन में फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बॉडी थी ए, दूसरी बॉडी थी बी, तीसरा बॉडी था सी। ए के ऊपर चार्ज दिया है क्यू ए, बी के ऊपर चार्ज दिया है क्यू बी, सी के ऊपर चार्ज कोई नहीं है। अब सी को जब ए के साथ टच कराया तो आधा आधा चार्ज हो गया। पहले टोटल करोगे, उसके बाद हाफ करोगे, क्यू ए प्लस 0 ये हो गया टोटल, उसके बाद उसका हाफ करोगे तो ये बन जाएगा क्यू ए बाई 2। तो हमने ए के ऊपर ये चार्ज लगा दिया, सी के ऊपर भी ये चार्ज आ गया, बी ऐसे ही रखा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्यू बी। अब सी को बी के साथ टच कराया, जब सी को बी के साथ टच कराया तो टोटल करो, पहले तो टोटल कर देंगे तो क्यू ए बाई 2 प्लस क्यू बी ये हो गया टोटल, ठीक है। उसके बाद उसका हाफ कर दो, सी को टच कराने के बाद हटा भी लिया है आपने तो उसके बाद उसका हाफ कर दो, तो ये वैल्यू हो गई फाइनल चार्ज ऑन सी जो यहाँ पर लिखा है, यही वैल्यू फाइनल चार्ज ऑन बी ये, और क्यू ए के ऊपर जो ए के ऊपर जो टोटल चार्ज था दैट वाज क्यू ए बाई 2। न्यूमरल वैल्यू के साथ अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो बड़ा आसान हो जाता है। अब आप इस छोटा सा इलस्ट्रेशन भी समझ लो। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज कंसिडर कर लेता हूँ, लेट से 2 माइक्रोकूलम। मैंने यहाँ पे ले लिया ए के ऊपर 2 माइक्रोकूलम, यहाँ मैंने ले लिया 4 माइक्रोकूलम, और सी के ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। अब देखना क्या होगा, सी को जब ए के साथ टच कराओगे तो 2 प्लस 0 कितना हुआ 2, 2 को हाफ कर दो 1 1, तो यहाँ कंडीशन बन जाएगी 1 माइक्रोकूलम, यहाँ कंडीशन बन जाएगी 1 माइक्रोकूलम, और ये कंडीशन कितनी पहले से गिवन है 4 माइक्रोकूलम। एक इलस्ट्रेशन है ना। अब सी को किसके साथ टच कराया, बी के साथ, तो 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 5 का हाफ करो 2.5, तो बी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 2.5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 2.5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर रह गया था 1 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ आंसर बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से टोटल करो। इनिशियल कंडीशन ये वाली थी, दिस वाज इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज फाइनल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन का ज़रा टोटल करो, 2 प्लस 4 प्लस 0 कितना हुआ 6 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, 2 प्लस 4 प्लस 0 6 माइक्रोकूलम। अब फाइनल कंडीशन का टोटल करो, 2.5 प्लस 2.5 कितना हुआ 5, 5 प्लस 1 कितना हुआ 6 माइक्रोकूलम। तो चेंज करने से पहले इनिशियल कंडीशन में भी टोटल चार्ज वही आ रहा है, उसके बाद जो क्वेश्चन में हमको कंडीशन गिवन था उसके हिसाब से वर्किंग करने के बाद भी टोटल आंसर 6 माइक्रोकूलम आ रहा है। इसका मतलब टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, और अगर हमारी दोनों कंडीशंस मैच कर रही हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इन द गिवन फिगर डिटरमाइन नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट पॉइंट पी। ओके, ये डायग्राम हमको गिवन है, ए बी सी डी स्क्वायर हमको दे रखा है, ये भी 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ डायगोनल का जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम, ये पॉइंट है हमारा पी। ए पॉइंट पे चार्ज आप देखो 5 है, सी पॉइंट पे भी चार्ज आप देखो 5 है, 5 माइक्रोकूलम। बी पॉइंट और डी पॉइंट दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम दे रखी है, -4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से ना ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान होने वाला है। सुनिए, सबसे पहले तो हमको चाहिए फोर्स, नेट फोर्स। फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब सिर्फ टोटल नहीं करना होता है फोर्स में, सिर्फ टोटल नहीं करना होता है, ध्यान रखें। हमको ना डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए कि नेट फोर्स का ओवरऑल वैल्यू हम निकालने से पहले डायरेक्शन को अगर हम कंसिडर कर लें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी बन जाएगा। सुनिए, अब P पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है ना, इसके ऊपर हमको नेट फोर्स चाहिए। अब A क्या करेगा इसको, ये A जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा 2 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा। तो देखिए ये हो गया एरो FA का, यानी कि फोर्स ऑफ A या फोर्स ऑन P ड्यू टू A वो इस डायरेक्शन में आएगी। अब आप C पे देखो, जो चार्ज रखा है 5 है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो ऊपर की डायरेक्शन दिखाओगे आप FC, ये हो गया नीचे FA, ऊपर हो गया हमारा FC। अब आप कहेंगे कि भाई दोनों अपोजिट हैं, दोनों को कैंसिल कर दो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझो, A पॉइंट और P पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है R, और ये R जो होगा वो होगा डायगोनल डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है A से लेकर के C तक टोटल डायगोनल होता है वो होता है साइड रूट 2। साइड कितनी दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर, तो 10√2 ये हो गया हमारा डायगोनल। डायगोनल को आपने हाफ करा तो ये हो गया 5√2, तो R की वैल्यू हो गई 5√2 सेंटीमीटर पहले केस में। अब बताइए आप
कि ये P से लेकर के C का जो डिस्टेंस है वो भी तो R ही होगा, क्योंकि भाई ये डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो जितना डिस्टेंस ऊपर वाला उतना ही डिस्टेंस नीचे वाला। इसका ये मतलब हुआ कि जितनी वैल्यू FC की होगी उतनी वैल्यू FA की होगी। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। FA की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो क्या लिखोगे, 1/4πε0। ठीक है जी। पहला चार्ज कितना है 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज कितना है 2 माइक्रो। इसी तरीके से डिस्टेंस हो गया हमारा r का स्क्वायर, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया मीटर में कन्वर्ट, उसका हो गया होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ FA। अब गौर से सुनिएगा, अब मैं निकाल रहा हूँ FC की वैल्यू 1/4πε0। पहला चार्ज कितना है 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज कितना है 2 माइक्रो। कैसे लिखा, 5 माइक्रो 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर, तो यानी कि 5√2 ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, उसका होल स्क्वायर। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, जब दोनों सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, कैंसिल हो गई दोनों, इसने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे कि ये जो D पॉइंट है ना, इसके ऊपर चार्ज रखा -4, B पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा -4। अब माइनस और ये प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये FB का डायरेक्शन ये हो गया। B चार्ज जो है वो P पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये FB का डायरेक्शन नीचे हो गया। D पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो P पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हो गया FD। अब FB और FD भी सेम होंगे, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर भी तो R है और यहाँ पर भी R है। चार्जेस की वैल्यू क्या बन गई आप देखो, -4 और 2, यहाँ पर क्या बन गई -4 और 2। सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो FB ने FD को भी कैंसिल कर दिया। तो बताइए फाइनल नेट फोर्स कितनी हुई, 0 न्यूटन। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है और उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है 0, दूसरा ऑप्शन होता है 0 न्यूटन, तो 0 न्यूटन पे टिक करके आना है आपने। ठीक है। फोर्स की यूनिट साथ में लिखी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। दोबारा से सुन लें, कभी भी ऐसा डायग्राम आए, यहाँ पर डायगोनल के जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो जिनको आप बोलते हो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, एक वर्ड याद रखो, A and C आर कॉल्ड डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ठीक है। जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं उन पे अगर सेम चार्ज दिया है किसी स्क्वायर में, रेक्टेंगल में भी आप ये ले सकते हो, 5 माइक्रो देखो सेम चार्ज है ना, नेचर भी सेम है, तो नेट फोर्स 0 ही आएगा, यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें। सिमिलर वे में -4 और -4 ये भी दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी सेम चार्ज आपको दे रखा है, सेम नेचर का चार्ज आपको दे रखा है, तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल ही करेंगे। ठीक है। कई टीचर क्या करते हैं, या कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, इस तरीके से आ जाता है, 5 माइक्रो यहाँ हो गया -5 माइक्रो, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 5 माइक्रो है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये -5 माइक्रो क्या अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन आप देखो सेम साइड में हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो नेट फोर्स 0 कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डिटरमाइन नेट फोर्स एट पॉइंट A। ओके, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। A पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स हमको निकालना है। देखिए अब A पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है वो है पॉजिटिव। A पॉइंट के आसपास कितने चार्ज हैं, एक यहाँ पर चार्ज है D पॉइंट पे माइनस का, C पॉइंट पे चार्ज है प्लस का, और B पॉइंट पे फिर से चार्ज है माइनस का। तो देखो क्या होगा, इसके ऊपर इसके आसपास जितने भी चार्जेस हैं ना वो सारे मिलके इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब B क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो FB तो नीचे हो गया भाई, B अपनी तरफ खींचेगा इसको, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। D क्या करेगा, वो भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया FD। ठीक है जी। और C क्या करेगा, रिपेल करेगा, C पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो C हो जाएगा ऊपर, ये हो गया FC का डायरेक्शन। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FC। नाउ दिस इज FD एंड दिस इज FB। अब क्या करेंगे हम, तीन फोर्स के साथ क्या होता है देखो सुनो। तो पहले FB और FD नो जो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लो। इनका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर बीच में, ये हो जाएगा FBD। सिंपल प्रोसीजर है, बहुत अच्छे से समझ भी लो
और जो प्रोसीजर अभी बता रहा हूँ उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद हमारे साथ आंसर मैच कर लेना, ठीक है। ये हो गया एफ डी का डायरेक्शन, दिस इज एफ बी, इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे एफ बी डी, ये नीचे आएगा। अब हमारे पास एफ बी डी और एफ सी दो फोर्सेस रह जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, तो इनको अब छोड़ दो। एफ बी डी नीचे है और एफ सी ऊपर है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वैल्यू को माइनस कर देना और नेट डायरेक्शन भी उसी बड़े वाले साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए ज़रा, सबसे पहले तो मैं एफ बी और एफ डी को बराबर लिखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। नाउ ये चार्जेस हो गए -4 और 5, यहाँ पर भी देखो आप -4 और 5। तो जब चार्जेस की वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू बराबर आने वाली है। अब क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है हमारा 5 माइक्रो, दूसरा चार्ज है हमारा 4 माइक्रो। माइनस साइन नहीं लगाना है, माइनस साइन का यूज़ करके हमने डायरेक्शन पता लगा लिया है, इसलिए अब माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, उसके बाद इसका होल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², ठीक है। नाउ इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, कॉन्स्टेंट की वैल्यू, 5 × 4 ये होता है 20, माइक्रो इंटू माइक्रो ये बन जाता है 10⁻6, 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, बल्कि ये काम करो 10 × 10⁻2 कितना होगा, 10⁻1, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, 10⁻1। नाउ अब देखो आप, -6 और -6 कितना हुआ, -12, 9 और 1 0 कितना हुआ, 10, तो -12 में से 10 चला गया, कितना बचा, 10⁻2, तो ऊपर हमारा बचेगा 9 × 2, ये 9, ये 2 × 10⁻2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया 10⁻2, इसका स्क्वायर करोगे 10⁻1 का, तो ये बन गया 10⁻2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बना, 18 न्यूटन। तो एफ डी जो है वो भी 18 न्यूटन है और एफ बी जो है वो भी 18 न्यूटन है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है हमने, रिजल्टेंट एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो नेट एफ बी डी, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में आप वेक्टर्स पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ बन जाएगा 18 का स्क्वायर + 2 × 18 × 18 × cos 90। दोबारा से देखिए, a² + b² + 2ab, ना इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, ठीक है, सेम फॉर्मूला रख दो। अब cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये सारी वैल्यू हो गई 0। तो फाइनली क्या बना हमारे पास, 18 का स्क्वायर + 18 का स्क्वायर। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अच्छे तरीके से इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर आपका हो गया, मेरा ख्याल है यार 324 होना चाहिए। 18 का स्क्वायर, 8 × 8 64, 8 × 8 और 6 हो गए 14, यह हो गया 18, 4 8 और 4 12, 1 2 3, हाँ जी 324 + 324, तो ये बन गया हमारे पास 8 और 4 और 6, 648, ठीक है जी। एफ बी डी की वैल्यू 648 को सॉल्व भी कर लेते हैं हम, 648 के या तो एलसीएम ले लो या तो फैक्टर्स कर लेते हैं इसके हम, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। तो 648 ये हो गया हमारे पास, सिंपल, चलो बेसिक स्टेप्स करके दिखा देता हूँ। आप में से हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसको थोड़ा सा डाउट हो इन चीज़ों में। ये हो गया 324, फिर ये 2 से कैंसिल करा, ये हो गया 162, फिर 2 से करा, ये हो गया 81, फिर हमने करा 81 को आप लिख सकते हो 3, ये हो गया 27, ये हो गया 3, 9, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और 1। तो देखो जी पेयर कितने बने हमारे, एक पेयर ये बना 3 और 3 का, एक 3 और 3 का ये पेयर बना, एक 2 और 2 का ये पेयर बना, तो फाइनली हो गया 2 × 3 × 3 √2, 2 3 3 √2, तो ये बन गया 6 6 × 3 18, 18 √2 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ बी डी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 18 √2 न्यूटन। ना अब हम निकालेंगे एफ सी। एफ सी कहाँ जा रहा है, ऊपर को, देखिए एफ सी कैसे निकलेगा, यहाँ हो गया एफ सी, डायरेक्टली कर रहे हैं 9 × 10⁹, ये तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, 5 माइक्रो 5 माइक्रो, तो ये हो गया 5 माइक्रो और साथ में हो गया 5 माइक्रो। डिस्टेंस कितना होगा,
ये हो गया डायगोनल पूरा, डायगोनल होता है साइड रूट 2, साइड कितनी दे रखी है 10, तो ये 10 रूट 2 सेंटीमीटर, तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर के लिए 10⁻²करो, उसके बाद आ गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो भाई, 9 इंटू 5 कितना, 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, 25 इंटू 9 कितना हो गया आपका, बल्कि एक काम करते हैं कैंसिल हो जाएगा ये 25, माइक्रो माइक्रो हो गया 10⁻12, 10⁻9, नीचे हो गया 10 का स्क्वायर करो 100, रूट 2 का स्क्वायर करो 2, 10⁻² का स्क्वायर करो 10⁻4। ठीक है जी। ना अब क्या कर सकते हो आप, देखो -12 में से 9 लेस कर दो, ये बन गया -3, -4 में से 2 0 लेस कर दो, ये बन गया 10⁻²। अब आप एक काम और करो, 10⁻², 10⁻3, ये कैंसिल हुआ, 10⁻1 ऊपर बच गया हमारा। अब यहाँ पे और कुछ चीज़ बचती है, ये होता है हमारा 25 इंटू 9 कितना हुआ, ये हो गया 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻1। फाइनली इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर रहा हूँ मैं, ये बन गया 112.5 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 11.25 न्यूटन। लो जी, ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आ गई हमारी, एफ सी की वैल्यू कितनी आई, एफ सी की वैल्यू 11.25 न्यूटन, 11.25 न्यूटन। ना अब ध्यान रखना है आपने दो चीज़ों के ऊपर, ये देखो एक तो हो गया 11.25 न्यूटन नीचे, और यहाँ था 18 रूट 2, सॉरी ये ऊपर था और 18 रूट 2 नीचे है। 18 रूट 2 जाहिर है वही बड़ा है, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4। अब इसमें अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी ये वैल्यू बड़ी आने वाली है, तो फाइनल नेट रिजल्टेंट आप क्या लिख सकते हो, नेट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेट आंसर इज इक्वल टू 18 रूट 2 माइनस 11.25 न्यूटन। आंसर को मैच करने की कोशिश करो, ठीक है ना, अपनी तरफ से भी कैलकुलेशन शुरू करो। फिलहाल एक बारी करके भी देख लेते हैं इसको, 18 रूट 2 कितना हो जाएगा हमारा, 18 इंटू 1.4, डायरेक्टली कर दो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा 18 इंटू 4 36, 72, 7 आ गया, ठीक है जी। 18 इंटू 1 18, 18 प्लस 7 हो गया 25, तो ये बन गया 25, डेसिमल लगा दिया 25.2 न्यूटन। तो नाउ दिस बिकम्स 25.2 न्यूटन माइनस 11.2, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 0.2 से 0.2 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा, 25 माइनस 11 ये कितना बन गया आपका 14 न्यूटन। राउंड फिगर में मैंने लिख दिया है 14 न्यूटन हमारा आंसर होगा। अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता तो उसमें आपका 14 के आसपास 14 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर लिखा होता उसको आप टिक कर सकते थे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसको बस थोड़ा सा दोहराना है। इस टाइप के कैलकुलेशन में बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ओवरऑल कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -3 माइक्रोकूलम, सॉरी -3 क्यू, -3 क्यू प्लस 2 क्यू आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स A, 0, 4A, 0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 5A with its center at the origin? ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है, एक स्फीयर है हमारा, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है, यानी कि 0 0 ले लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ अभी वो रेडियस कितना दिया है हमको 5A, तो ये हो गया 5A यहाँ तक, ये जो कोऑर्डिनेट होगा ना ये होगा 5A, 0, क्योंकि आप जानते हो कि एक्स एक्सिस पे ये याद रखना है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये याद रखना है कि भाई जो एक्स एक्सिस होती है उसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये देखो ये वाई कोऑर्डिनेट 0 लिखा है, ठीक है। 5A, 0 ये डिस्टेंस हो गया, ये पॉइंट हो गया 5A। ना अब जो -3Q का जो चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, वो रखा है A, 0, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ A, 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर चार्ज कितना है -3Q, और जो 2Q चार्ज है वो रखा है 4A, 0 पे, यानी कि यहाँ पर 4A आएगा, भाई 5A टोटल है तो 4A जाहिर है अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर चार्ज रखा है 2Q। अब आप ये देखो कि जो दोनों चार्जेस हैं वो स्फीयर के अंदर आ रहे हैं कि बाहर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो हम निकालें सबसे पहले टोटल चार्ज इनक्लोज। हमने देखा टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हुआ -3Q प्लस 2Q। भाई आप देखो ये -3 है, ये +2 है, तो ओवरऑल हो गया -Q।
टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कितना हो गया माइनस क्यू। हमको बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हुआ माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप शायद हैरान हो, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया पेपर में आया था। फिर से सुन लो, अगर टोटल फ्लक्स अगर हमने निकालना है तो उसके लिए हमको चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब जो बॉडी के अंदर चार्ज आ रहा है। अब जितने भी दोनों चार्जेस यहाँ पे दिए हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं, लोकेटेड पॉइंट्स हैं इनके या लोकेशन है, वो स्फीयर के अंदर आ रही है। अब यहाँ पे ना अगर एक चीज़ दी होती कि मान लीजिए ये चार्ज जो है इसकी लोकेशन 4A ना दे करके वो दे देते 6A, तो ये वाला चार्ज यहाँ से हट करके यहाँ आ जाता। उस केस में ये कंसिडर हम करते ही नहीं, क्योंकि हमने फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त हमने वही चार्ज कंसिडर करना होता है जो बॉडी के अंदर लाई करता है। जो चार्ज बॉडी के बाहर लाई करता है वो फ्लक्स में कंसिडर ही नहीं करते हम। तो टोटल चार्ज हो गया हमारा, फ्लक्स कैलकुलेट करने से पहले चार्ज कैलकुलेट करो, तो टोटल चार्ज हो गया -3Q + 2Q, वो बन गया -Q। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई नेगेटिव। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का दूसरा नाम भी याद रखो, इनवर्ड फ्लक्स। ठीक है। अ क्यूब ऑफ साइड A is kept in an electric field E equal to CXI. C is a positive constant. Find out electric flux through the cube, net charge inside the cube. देखिए अब क्वेश्चन को ज़रा समझें पहले। दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ z एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है A, और उसके बाद क्यूब स्टार्ट हो रहा है और क्यूब की साइड जो दे रखी है वो भी A है। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, वैल्यू दे रखी है CXI, E = CXI। अब E के ऊपर एरो साइन है, इसका मतलब ये एक वेक्टर हो गया, और I कैप ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर बनाओगे तो ऐसे जा रही है, ये जा रही है और ये बाहर जा रही है। यहाँ से अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से बाहर जाएगा। तो क्यूब की जो एक फेस है ये वाली और एक फेस है ये वाली, इन दोनों को आपने कंसिडर करना है, ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी फेस के अनुरूप होना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ की जा सकें, ध्यान रखें। इसीलिए हमने ये जो शेडेड पोर्शन बनाया है, इसी के अलॉन्ग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसिडर करेंगे। नाउ अब पहले फेस को देखो, इसको मैं 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 दे देता हूँ। अब जो 1 फेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, तो इसका मतलब इनवर्ड फ्लक्स। तो जो 1 फेस हुआ हमारा उसमें आएगा हमारा इनवर्ड फ्लक्स, और जो 2 फेस है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, तो सेकंड फेस से हमारा हो जाएगा आउटवर्ड फ्लक्स। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अब फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, E.ds, ये जनरल फॉर्मूला होता है, = Q/ε0। बेसिक फार्मूला तो यही है ना भाई, कहीं आप ये लगाते हो कहीं आप ये लगाते हो, लेकिन जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तब हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब जब टोटल चार्ज दिया होता तब हम ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगा देते, आगे जो हमने लिखा है Q/ε0, ये ध्यान रखें। अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर चार्ज दिया होता तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था। नाउ अब ये जो सर्कल साइन बनाते हैं ना, ये क्लोज सरफेस के लिए बनाते हैं। हमने टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स = E.ds फर्स्ट पोर्शन और E.ds सेकंड पोर्शन। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। अब हम एक बार फर्स्ट पोर्शन के लिए फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक बार हम सेकंड पोर्शन के लिए। कैसे करेंगे वो सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, CXI, ध्यान दीजिएगा, CXI कैप, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। DS वेक्टर, अब यहाँ पे DS वेक्टर दे रखा है हमको, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, एरिया वेक्टर को भी कंसिडर करना है आपने x एक्सिस के अलॉन्ग, और एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये जो क्यूब होता है इसकी अगर आप एक फेस कंसिडर करोगे तो वो एक फेस होती है स्क्वायर शेप की, स्क्वायर का एरिया होता है A², तो यहाँ बन गया हमारा A²। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन धीरे धीरे मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। A² × साथ में लिख दिया हमने I कैप।
अब ये भी एक वेक्टर है, देखो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और आई को आई के साथ डॉट करते हो ना तो हो जाता है 1, तो फाइनली बनेगा cxa²। ये पहला पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है a, तो x की जगह पे लिखोगे a, ये डिस्टेंस हो गया a, तो CA×A², ये बन गया हमारा CA³। इतनी बात आपको क्लियर हुई, CA³ यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हम बाद में और करेंगे, लेकिन पहले मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे CXi कैप दोबारा से, साथ में हो जाएगा A²×i कैप, ठीक है। सेम प्रोसीजर हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सी x की जगह पे ये वाला जो x है वहाँ पे डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर के एंड पॉइंट तक, ये हो गया 2a, a + a, ये हो गया 2a, तो यहाँ मैंने लगा दिया 2a, i×i 1 हो गया प्लस a², तो फाइनली ये बन गया 2 पहले मैंने लिखा, a×a² बन गया a³, तो CA³। तो यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ 2CA³। अब टोटल फ्लक्स हमारा ये आ रहा है, इसमें कुछ चेंजिंग हम करेंगे, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन आप देख सकते हो, आपको कुछ हद तक समझ आने लगी होगी। हमने लिखा यहाँ पे 2CA³ और यहाँ आया CA³। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ, इसको ज़रा समझना प्लीज़। जब आप फर्स्ट फेस कंसिडर कर रहे हो ना, वहाँ क्या लिखा था हमने, इनवर्ड फ्लक्स, याद रखो इनवर्ड फ्लक्स हमेशा होता है नेगेटिव, तो यहाँ मुझे लगाना चाहिए माइनस का साइन। इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एंटर कर रही है क्यूब के, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव फ्लक्स, ये नेगेटिव फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ हो गया माइनस का साइन, तो माइनस का CA³ प्लस का 2CA³, तो ये बन गया CA³। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ फ्लक्स। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे बोला है चार्ज कैलकुलेट करने को। अब सुनो ध्यान से, अब जनरल फॉर्मूला एक और लगाओ, Q/ε0। तो चार्ज की वैल्यू क्या बनी, फ्लक्स इंटू ε0, फ्लक्स इंटू ε0। फ्लक्स कितना आया हमारा, CA³ इंटू ε0। Now this is the total value of charge inside the cube, CA³ ε0। ये टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई, ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार ही कम से कम देखना, एक बार में तो ये समझ में आएगा भी नहीं जल्दी। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट डाउन करें, और बेसिक पॉइंट जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने अभी आपको बोला i.i 1 कर दो, x की जगह पे यहाँ पे a लगाओ, यहाँ पे 2a लगाओ, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन सिलिंड्रिकल फॉर्म में आ सकता है, कुछ वैल्यूज़ चेंज करके क्यूब आपको दोबारा दे सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ हो सकता है न्यूमरल वैल्यू दे दें, 24 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 18, तो कैलकुलेशन आपकी बदल जाएगी। वेरिएबल फॉर्मेट में क्वेश्चन सीख जाओगे तो उसका आंसर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लगाने में आसान लगेगा, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड अ डाइपोल। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप एक देखो पॉजिटिव चार्ज, हमने सपोज करिए पॉजिटिव Q चार्ज ले लिया, यहाँ पर हम एक नेगेटिव Q चार्ज ले लेते हैं। अब दोनों की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके लानी है। देखिए कैसे होता है ये, सिंपल वे में अगर याद रखा जाए तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं, डायरेक्टली आप बना सकते हो। नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स आती हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी, नेगेटिव चार्ज के नज़दीक आएंगी। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए लेट से एक टेस्ट चार्ज हमने कंसिडर कर लिया, हमने बोला यहाँ पर कि दिस इज़ अ टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा होता है यूनिट पॉजिटिव, ध्यान रखें यूनिट पॉजिटिव, वैल्यू उसकी होनी चाहिए 1 और उसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज के आसपास जब एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो बताओ क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपका चार्ज है, ये इस Q0 चार्ज को रिपल करेगा, दूर भेजेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जा रही हैं। ये कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की। नेगेटिव चार्ज के नज़दीक आप एक टेस्ट चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव की डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का या उसका डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो भी चार्ज आप कंसिडर कर रहे हैं उसके आसपास एक टेस्ट चार्ज रख दो।
टेस्ट चार्ज के ऊपर किस दिशा में फोर्स लग रहा है वही दिशा हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब यहाँ पर एक और केस लो, थर्ड केस जो हमको दिया है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये वैल्यू Q, ये भी वैल्यू Q, यानी कि दिस इज प्लस Q, दिस इज माइनस Q, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ अब मैंने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। भाई मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दूर भेजेगा। नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब सीधी लाइन तब आती है जब सिर्फ नेगेटिव होता या सिर्फ पॉजिटिव होता। अगर ये अकेला पॉजिटिव होता तो सीधी लाइन बना देता मैं, अगर ये अकेला नेगेटिव होता तो मैं भी यहाँ पे भी सीधी लाइन बना देता। लेकिन जब दोनों मौजूद होते हैं तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, हमेशा आता है एक कर्व जिसका डायरेक्शन दिखाया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर आप एक कर्व बनाएंगे, वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ से बड़ा कर्व बनाना चाहते हैं, इस तरीके से बनेगा, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, एरो नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से अवे। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही कहीं पर भी, स्ट्रेट लाइन आएगी सिर्फ सेंटर में, सिर्फ सेंटर में। अमूमन तो एक ही लाइन होती है वो, लेकिन अगर बहुत कंडेंस फॉर्म में बना रहे हो तो 2-3 लाइन को भी स्ट्रेट आप दिखा सकते हो, बट ज़्यादा लाइन आप स्ट्रेट नहीं दिखा सकते, ठीक है। सारी की सारी लाइंस कर्व होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सिंपल वे है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगी, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स आएगी। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी आप ड्रॉ करेंगे उसका पैटर्न यही है, जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई। और जब आप डाइपोल रखेंगे तो इस तरीके से कर्व नेचर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक बात और याद रखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है P, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है तो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाना है तो मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो टेंजेंट, मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, याद से इसको नोट भी कर लें, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड line gives the direction of electric field at that point। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो जो टेंजेंट होगी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर स्क्वायर एंड 1/r²। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिए, 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला होता है। और सिंपल वे में लिखना चाहते हो इस तरीके से भी लिख सकते हो, Q यहाँ आ गया 1/r²। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से दो बातें बताता हूँ। इस फॉर्मूले को देख करके ना आप डायरेक्टली लिख सकते हो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों फार्मूला का सेंस एक ही है, कोई भी आप केस यूज़ कर लो, लिखने का तरीका है। कई बच्चे इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, Q/4πε0 1/r², इस तरीके से भी लिखते हैं। कुछ बच्चे इसको Q/4πε0 r² इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे मर्जी लिखो। लेकिन कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे ये बात आएगी, चारों में से एक ही बात कॉमन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो जब भी आपने ग्राफ बनाना है सिर्फ r² के साथ, ध्यान दीजिएगा सिर्फ r² के साथ, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आपका r², ये बन जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमेशा याद रखिए, कभी भी आपने ड्रॉ करना हो ग्राफ, अब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को और r² को इस तरीके से ग्राफ उसका शो करेंगे। लेकिन जब आप 1/r² के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसको समझना चाहिए, यहाँ पे आपने 1/r² लिखा, यहाँ लिखा आपने E। अब E जो है वो r² के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान दें कि अगर हम 1/r² को एक सिंगल क्वांटिटी मान लें तो E इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ध्यान रखें, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², सिंगल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर सिर्फ r² लिखते हो तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, है सिंपल ही। और बेसिक जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिंपल ही होते हैं। बेसिक लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस MCQs में भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, दूसरे तरीके के क्वेश्चंस में भी बनाया जा सकता है, इनको रीज़न असर्शन में भी बनाया जा सकता है।
लेकिन आप ध्यान रखें इस तरीके से, ये 2 पॉइंट्स हमने आपको जो क्लैरिफाई किए इसको याद रखें। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ओके, अब ये 2 प्लेट्स रखी हुई हैं, चार्ज्ड प्लेट्स हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट, ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट, ये होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा यहाँ पर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है। ठीक है ना, अब सबसे पहले तो डायरेक्शन फाइंड आउट करो। पहले हम ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अब ये हो गया हमारा E1। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी टूवर्ड्स, तो अगर यहीं पे बनाते हो तो ये बन गया आपका E2। सिंपल है ना। तो E1 अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब इसमें डिस्टेंस का रोल नहीं है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाली जो होगी वो भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मान के मैं चल रहा हूँ कि ये जो सिग्मा है यहाँ पर भी वही सिग्मा है। अगर ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आप इसको एज्यूम करके चल सकते हो, लेकिन अगर कोई दूसरी वैल्यूज़ होंगी तो वो क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी हमने ले लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ए पॉइंट पे दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टूवर्ड्स आ रही है। तो ओवरऑल एट पॉइंट ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे आ जाओ। अब बी पॉइंट पे ये जो पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है अभी, तो ये तो हो गया हमारा E1। ठीक है ना, पॉजिटिव की वजह से, मैं पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये हो गया अभी। अब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहाँ जाएगी, ये टूवर्ड्स, नेगेटिव के नज़दीक आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया E माइनस। अब यहाँ पर अगर आप एट पॉइंट बी की बात करते हैं, मतलब एट पॉइंट बी आपने लिखा, बी पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली क्या डिफरेंस हो जाता है कई बार। देखिए E1 माइनस E2 मैंने करा, अब E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों हो गई कैंसिल, फाइनल आंसर हो गया 0। तो एक्चुअल में तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए, लेकिन 0 आएगा नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप मेजरमेंट करेंगे या एक्चुअल वे में आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो 0 आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लेट उसके नज़दीक है। अब नेगेटिव प्लेट उसके नज़दीक है तो इसका मतलब नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, तो ओवरऑल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी और वो होगी नेगेटिव की दिशा में, ये याद रखिए। लेकिन अगर आप फाइनल आंसर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली 0 पे टिक कर दो। अब ऐसा दो चीज़ें अलग अलग क्यों आ रही हैं, इसकी वजह होती है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें कहीं डिस्टेंस का रोल नहीं है। ठीक है ना, हाँ ये हो सकता है कि भाई बहुत कम वैल्यू उसकी आए, ना के बराबर आए, नोटिसेबल वैल्यू ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर आएगा, ध्यान रखें। ओवरऑल कैलकुलेशन का पैटर्न यही है, इसी को फॉलो करें। 2 charges Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance d and the force acting between them is F. If a medium of dielectric constant K is introduced, the force now will be. फिलअप है ये, क्या है कहने का मतलब कि एक चार्ज है हमारा Q1, दूसरा चार्ज है हमारा Q2, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं R, दोनों को वैक्यूम में रखा हुआ है, डिस्टेंस हमको दे रखा है D, यहाँ पर डिस्टेंस हमको दे रखा है D और दोनों वैक्यूम में हैं, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है F। नाउ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एज पर गिवन कंडीशन। उसके बाद वो बोलता है इफ़ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड द फोर्स विल बी। अब सुनिए ज़रा, इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल पहले लो। ये 2 चार्जेस हैं, अगर उनको एयर में रखा है ना, एयर में, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हमने R लिया, ये एक इलस्ट्रेशन है, इससे आप काफ़ी कुछ चीज़ें समझ जाओगे। दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हमने ले लिया R, दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू लग रही है 10 न्यूटन सपोज करिए। अब पूरे सिस्टम को उठा करके ना, पहले हमने कहाँ रखा हुआ था, एयर में, अब हमने उस पूरे सिस्टम को उठा के कहाँ रख दिया, वाटर में। पानी में रख दिया ना तो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। पानी में रखने पर जब दोनों चार्जेस के बीच में पानी आ जाएगा ना,
तो वो फोर्स को रिड्यूस कर देगा, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नई फोर्स की वैल्यू पुरानी फोर्स जो कि थे 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि 10 अपॉन के। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81, तो 10 अपॉन 81 न्यूटन ये रह जाएगी फोर्स। इसी तर्ज पे हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि अगर किसी कोई भी दोनों चार्जेस को एयर या वैक्यूम से हटा करके, एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, वहाँ से उठा करके आप किस में ले जाते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले जाते हैं, तो नया जो फोर्स हो जाएगा वो बन जाएगा F अपॉन के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली के गिवन है तो हमने के लिख दिया, फोर्स की वैल्यू F गिवन थी तो डायरेक्टली लिख दी F, तो नया जो फोर्स होगा वो होगा F डिवाइडेड बाय के, या यूं कह सकते हैं 1/k टाइम्स इनिशियल फोर्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पानी का एग्जाम्पल याद रखिए, आप ऐसे चुटकी बजाते हैं या आप इस तरीके से क्लैपिंग करते हैं, तो ये याद रखिए कि जब हम दोनों हाथों को पानी में ले जाएंगे, एक बाल्टी लीजिए पानी की, उसके अंदर दोनों हाथों को डुबोइए और इस तरीके से क्लैप करने की कोशिश करिए, आपकी क्लैपिंग में आवाज़ नहीं आएगी। समझने की बात यह है क्योंकि दोनों हाथों के बीच में पानी आ गया, पानी आ जाता है ना तो दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाते। सिमिलर केस होता है चार्जेस के साथ। ठीक है, ये याद रखिए इस एग्जाम्पल को, उसी तर्ज पे ये आंसर देने की कोशिश करिए। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है तो 1/6 हो जाएगी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है तो 1/81 हो जाएगी फोर्स। ठीक है, एक्चुअल पॉइंट है यह है कि फोर्स विल गेट रिड्यूस्ड, फोर्स विल गेट reduced. The intensity of electric field is given by this value. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है हमको, 2i + 3j + 6k न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस s वेक्टर 10i। जब भी i j k लिखा हो ना किसी भी क्वांटिटी के साथ में, तो याद रखिए कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। तो एरिया हमको दे रखा है 10i मीटर स्क्वायर इन द रीजन इज ओके। हमसे मांगा क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सुनिए ज़रा, फ्लक्स का जनरल फार्मूला तो होता है Q/ε0, लेकिन हर जगह ये नहीं चलता है। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दिया हो ना तो डायरेक्टली लगाओ E.ds, E.ds, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा इससे। ठीक है ना, कुछ भी और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली क्या लिखेंगे, 2i + 3j + 6k, ये हो गया डॉट 10i। अब i s में देखो आप 10i दिया हुआ है, ना तो j है ना तो k है, तो आप लिख दो 0j और 0k। अब डॉट प्रोडक्ट में आपने i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से, k को k से, तो 2 × 10 कितना हो गया 20, 3 × 0 हो गया 0, 6 × 0 हो गया 0, तो फाइनल आंसर हो गया 20। i × i 1, i डॉट i 1 हो जाता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 20 यूनिट्स। ये याद रखिए, इस पॉइंट पे ना हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। वैसे यूनिट बनती क्या है, अब डायरेक्टली या तो यूनिट्स लिख दो और या फिर लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और एरिया का यूनिट मिला करके लिख दो। ठीक है, एक और बात याद रखो कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई i j k नहीं आता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। देखो जी, इक्वल है अपोजिट है, इसका मतलब एक चार्ज है 2 कूलम है, +2 कूलम, दूसरा है -2 कूलम, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर। ये हमको दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, पहली बात तो ये चेक करो कि ये डाइपोल है, यस, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो गए, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये बन गया डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है, Q × 2a। चार्ज की वैल्यू कितनी लगाओगे, 2, डिस्टेंस दोनों के बीच में मीटर में दिया है तो 0.04 डायरेक्टली, और ये बन गया 0.08 कूलम मीटर। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में ना समझ लें इसको, कूलम मीटर, कैपिटल C, M स्मॉल होना चाहिए। 12th क्लास बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ज़रा समझना, आपके काम की चीज़ है। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट कूलम मीटर। फिर आगे लिखते हैं, इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। ये उन्होंने इस तरीके से लिखा
कि भाई कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी यूनिट कूलम मीटर होती है। उसका आंसर था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लिखोगे तो इस तरीके से P के ऊपर एरो साइन, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है वो दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, होपफुली ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको।